बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पे आज से 4-5 माह कबल अगर सूरत हाल देखी जाए तो कोरोना वबा का फैलाव था, लेकिन दुनिया की मईशतें क्रैश कर रही थी और हमारी मईशत बुलंदी की जानिब गामजन थी। यही वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि जब दुनिया की मार्केट्स खुल रही हैं तो यहाँ पर डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा होने लगा। 4 माह में 17 रुपए बढ़ गया। यही वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां पर पेट्रोल की कीमत आए रोज बढ़ती है। आज ही 5 रुपए बढ़ा दी गई। महंगाई की शरह 8 पे इस वक्त चल रही है। तो आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या होगा? यही वो पाकिस्तान है जहां पर तब्दीली सरकार में करप्शन के नए तरीके भी ईजाद हो रहे हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मौजूदा महंगाई, पेट्रोल की कीमत का बढ़ना, आज फिर 17 पैसे डॉलर का बढ़ जाना, ऊपर से ये एक खबर, असल खबर, उसकी जाने बाद में आएंगे, पहले मंजरनामे पे बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, इस करप्शन की खबर से पहले मैं एक बात कह दूं, मुझे लगता है कि हुकूमत अपना वादा पूरा कर रही है कि गुर्बत मिटाने का। गुर्बत की बजाय मेरा ख्याल उन्हें चाहिए था गरीब मिटाना, तो गरीब मिट रहा है। स्लोगन चेंज कर, मैं कह रहा क्या कमाल हो गया, 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया आपने। सोचने की बात, ये सिफारिश 1 रुपए की थी। चले जी, मैं 20 रुपए की सिफारिश थी। अब ये देखो कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है और आपने पेट्रोल बम गिरा दिया, आपने डॉलर महंगा कर दिया। ये हाल कर दिया है कि अब आम आदमी जो है, आम आवाम जो है वो चीख रही है। जरा सड़क पे निकले। मैं तो कहता हूँ हुकूमती वज़रा को चाहिए सड़क पे आए, सड़कों पे आके लोगों से पूछें कि भाई ये पेट्रोल महंगा करने से क्या बना, लोगों से पूछें डॉलर महंगा होने से क्या हुआ। और ये आपस में लगे हुए हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आए, फलां ले आए, फलां ले आए, फलां कर दें, फलां कर दें। खुदा का वास्ता है वज़ीर आज़म साहब, आप पर कौम को बड़ा इत्बार था, अब भी यकीन है, खुदा का वास्ता अवाम को रिलीफ दें। अगर यही होता रहा तो वो अवाम जो अपोजिशन के कहने पे बाहर नहीं निकली, शायद अब वो बाहर निकल आए। अपोजिशन के कहने पे नहीं, अपने हालात से, इस महंगाई से तंग आके। या सर, अब आगे ज़रा स्टोरी पे चलते हैं, ज़रा स्टोरी पे बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई शक नहीं कि करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ये दावा करते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर ये कैसा। आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऐसी करप्शन की स्टोरी देते हैं कि जिसके बाद हम चैलेंज करते हैं हुकूमत पंजाब से कि क्या वो इस पर एक्शन करेंगे। या सर, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। स्टोरी ये होती है कि जनाब 3 असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 94 पटवारियों की भर्ती के टेस्ट करते हैं। उनके टेस्ट ले लिए जाते हैं और उसके बाद उन 94 पटवारियों को पास भी कर दिया जाता है। सही। ये है नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर, सियालकोट, ये सारा उस साइड पे है। अब उनको करने के बाद वहाँ पर बाकायदा एक डिप्टी कमिश्नर जो है नबीला इरफान, उनके पास 3 एसी ज़फ़रवाल इरफान मार्टन, एसी नारोवाल हसन नज़ीर और उस्मान अकरम एसी शकरगढ़ जाते हैं। वो जाके उन्हें कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे चल रहे हैं। वो जाके कहते हैं जनाब ये लिस्ट है 94 पटवारियों की, इन्होंने टेस्ट पास कर लिया जनाब, इनके इंटरव्यू ले, इन्हें फौरी तौर पर लगा दें। फलाने के साथ उन्होंने बाकायदा तगड़े सियासतदानों के नाम लेते हैं कि इन सियासतदानों की सिफारिश भी है और अगर आप फौरी नहीं करेंगी डीसी साहिबा तो फिर आप नहीं रहेंगी। वो डीसी साहबा अभी नई वहाँ पे लगी हैं और उन्हें नबीला इरफान ने वो देखा। सारा देखने के बाद जब उन्होंने जायज़ा लिया तो जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ऊपर हाई ऑफिशियल से बात की कि मुझे इसमें कोई गड़बड़ लग रही है और ये 3 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं और सियासी लोगों के नाम भी ले रहे हैं। जिसके बाद एक ऑर्डर आया कि इनके लोगों के दोबारा टेस्ट लें पटवारियों के। अब कैप्शन देखें ज़रा जनाब, उन 94 पटवारियों में से को जब दोबारा टेस्ट लिए गए, इम्तिहान लिया गया, उनमें से 77 पटवारी फेल निकले। 77 पटवारी फेल हो गए। 70 पटवारी। किस्मत भी तो हो सकती है। देखें, पता चला कि जनाब फी पटवारी जो है वो 15 से 20 लाख रुपया दे के पास हुआ था। 15 से 20 लाख। अब ये अगर ये 94 पटवारी लग जाते तो गरीबों की जमीनें, सरकारी जमीनें, कब्जा माफिया, सब कुछ होना था, उसके साथ होना था। इतना बड़ा ये लिस्ट आप देखिए जो मैं लिस्ट सामने चला रहा, हम अपने उस पर स्क्रीन पे चला रहे हैं। ये वो पटवारी हैं जिनको पहले पास किया गया। उसके बाद इन पटवारियों को जब दोबारा टेस्ट लिया जाता तो ये पटवारी फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद क्या होता है, जब लिस्ट ना इनको फारिग कर दिया जाता है तो फिर तगड़ी सिफारिशें आती हैं और कही जाता है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान आप तो फारिग हैं, आपने ये क्या कर दिया, यहाँ तो आप अपना हिस्सा ले लें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के फौरी बाद
तीनों जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया जाता है। तब्दील करने के बाद जब वहाँ पे अब इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं तो बड़ी खौफनाक नतीजे सामने आते हैं कि आज से पहले भी ये होता रहा है, और इस तब्दीली सरकार में ये अगर डीसी मान जाती तो इससे भी ज़्यादा होना था। अब ये वो लेटर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये हैं वो लिस्टें जो पास तो हो गए पहले पैसे दे के, उसके बाद ये फेल हो गए। और अब एक और चीज़ है, तो इनमें से बहुत से लोग वो हैं जिनकी डिग्रियां भी जाली हैं। ये भी आपको एक बड़ी। तो इस तब्दीली सरकार में जिसकी मैं भी हमायत करता था, कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि ये करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन इस करप्शन पे क्या ये जिन लोगों ने इनको पास किया उनको अब जेल के अंदर नहीं होना चाहिए था? और इन 77 लोगों को जिन्होंने पैसे दिए इनको भी जेल के अंदर नहीं होना चाहिए? गया किसकी जेब में? यार देखें जी, वहाँ पे देखें, ये तकसीम एक जगह नहीं होती, तकसीम कई जगह पे हुई। तकसीम होने के बाद बहुत कुछ हुआ। वो तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि वो तो कह रहे थे जनाब कि आप इस तरह करें कि आप हमसे ले लें पैसे। मतलब आप अंदाजा लगाएं, नारोवाल में 26, जफरवाल 44, शकरगर 24, 94 टोटल थे। अब इसमें जब आप देखते हैं जो फेल हुए हैं तो आप उनकी तादाद देखें तो आपको हंसी आएगी कि इसमें क्या हुआ। अब देखें, उन नारोवाल में 28 थे, 6 पास हुए, 22 फेल। सही। जफरवाल में 42 थे। हुकाम को सोचना होगा कि नाक तले क्या होता रहा। जब डिप्टी कमिश्नर लोग झांसा दे सकते हैं, धमका सकते हैं, तो फिर आम फर्द की हालत क्या होगी? नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे रहमान मलिक साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी वो भी मुस्तरद कर दी गई। इसके साथ साथ ईवीएम के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राजा सिकंदर हयात साहब को रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई ईवीएम के हवाले से कि ईवीएम काबिल एतराज़ है, आइंदा के इंतखाबात इस पर ना हो, तो वो रद्द इस बुनियाद पर हो गई कि अभी इस पर बहस जारी है। पार्लियामेंट का फ्लोर अभी बाकायदा तौर पर मौजूद है, उस पर अभी बहस होगी, तो फिर आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है। तो अब अपोजिशन जमातें क्या सोच विचार करती हैं, हुकूमती जो राय है उस पर वो तनकीद क्या करती हैं और किन मानों में करती हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, वफाकी वज़रा के इलेक्शन कमीशन पर वार, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। क्या हम ये समझें कि इलेक्शन कमीशन की आप हिमायत में मैदान में आए हैं, या फिर ये समझें कि हुकूमत की मुखालिफत में आए हैं? क्योंकि माजी में अगर देखें तो पीडीएम का पूरा प्लेटफॉर्म इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत से सब सुनने वालों को मेरा सलाम। लेकिन सर, बात यह है कि थोड़ा सा अफसोस भी होता है जो मुल्क में हो रहा है। सिर्फ एक सेंटेंस कहूँगा कि पूरा मुल्क इस महंगाई में पिस रहा है। आज 5 रुपए ज़्यादा हो गया आपका डीजल भी, मिट्टी का तेल भी, पेट्रोल भी, और डॉलर जाके 170 पे टच कर गया। और मैं पिछले 4 सालों से चीख के कह रहा था कि जाएगा 170, या मैं कह रहा हूँ 180 पे जाएगा। किसी एक पॉलिटिशियन ने, पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन ने भी, ख्वाह वो ऑपोजिशन से हो या गवर्नमेंट से हो या वो इंडिपेंडेंट हो, एक ने इसका तस्करा नहीं किया कि डॉलर को कैसे रोका जाए। ये है वो पॉलिसीज जिस पे टाइमली काम करना होगा। मुझे बताएं कि एक आम आदमी को ईवीएम से क्या तल्लक है? वो क्या सोचेगा? इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है उसका क्या तल्लक है? उसको 2 रोटी के साथ गरज है, उसको महंगाई के साथ गरज है। तो क्या ये जितनी हमारी अपोजिशन है, बखसूस मैं अपना भी करूंगा कि हम लोग हर वक्त हर वो काम, गलत काम सही वक्त पे करते हैं और सही काम गलत वक्त पे करते हैं। दैट इज व्हाट हमारा एक किस्म का मोटो बन गया हुआ है। लिहाजा मैं इस पे ये आपको बहस करूंगा कि हमारी पार्टी जो है, जो जंप इन हुई है या आई है तो कानून के लिए आई है। जब कभी किसी को शिकायत है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। खुद क्यों बात कर रही है, खुद क्यों झगड़ा करना है, खुद क्यों लड़ाई कर रही है? आई हेडेड द पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें आरटीएस का और आरएमएस का बहुत अच्छी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई
उसको तो सब बड़े तारीफें कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, आज क्या हो गया? मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए और कोई ऐसी चीज ना करें जो मुल्क के लिए आने वाले वक्त में इशू और प्रॉब्लम हो। और अगर कोई मलिक साहब, आपने कहा कि अपोजिशन भी और हुकूमत भी दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए। एग्जैक्टली। अब हुकूमत अब खिलाफ हुई उसके इलेक्शन कमीशन के, अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाद धरना दे दिया, बड़ी सख्त तकारीर की गई, उनको किसी ना किसी का एजेंट कहा गया, किसी के आगे बेबस, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं मलिक साहब, वो अवामी मसाइल की बजाय ज़ाती मसाइल पे लगी हुई हैं? एग्जैक्टली मैं कहूंगा कि उन चीजों को लेके जा रही हैं आगे जिनका आगे आने वाले वक्त के साथ तल्लक है। जो गरीब पिस रहा है उसको इस वक्त क्यों तो जो नहीं दे रहे। मैं एक चीज अर्ज कर दूं सर, अगर आप एवीएम को एवीएम को सर इसका इनिशिएटर मैं हूं, लेट मी कन्फेस बिफोर माय नेशन। मैं फ्रांस गया था और मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे जो अच्छा लगा कि बड़ी जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं और रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाता है। तो मैंने वापस आके वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उस वक्त के चेयरमैन नादरा को कहा कि एग्जामिन इट एंड ब्रिंग दी होल रिपोर्ट एंड समरी टू मी। वो लेके आए। मैं उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे उनके पास गया और पूरी टीम के साथ वहां बैठे। तो हमने जब इसको स्टडी किया तो हमने देखा कि इसमें बहुत सी खामियां हैं, जब तक वो खामियां दूर ना हो ये हम नहीं कर सकते। लिहाजा ये अल्टीमेटली हमने रिजेक्ट किया। और फिर एक चीज की रिजेक्शन की वजह एक और भी आ रही सामने, व्हाट इज आरटीएस? आरटीएस ये मशीन ही है बेसिकली, उस वही सॉफ्टवेयर इस पे पड़ा हुआ है। और मुझे ये बताएं कि ये कभी हुआ है कि आरटीएस से आप अपना अंगूठा लगाए, चलो ठीक है, वहां से एक पेपर निकलेगा, उसको आप बैलेट पेपर इस्तेमाल कर लें और मशीन जो उसका भी रिजल्ट होगा, तो आप डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं भाई? इससे बेहतर यही है बैलेट कर लो। इसमें 6 मुल्कों में ये राइज करने की कोशिश की गई और उनके इलेक्शन भी हुए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, बिकॉज इसका वो ऑप्टिमम रिजल्ट जो इसकी एफिशिएंसी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन चाहिए इनको ये कि अगर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो दैट्स ए फ्री ऑफ प्रॉब्लम, फ्री ऑफ इश्यूज। रहमान मलिक साहब, आप ये देखें, आपने इसको स्टडी किया हुआ है, स्टडी करने के बाद आप ये हकायक बयान कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की सारी जमातों के रहनुमा सिर्फ यही कहें कि ये धांधली करने का नया तरीका है, ऐसे वक्त में कि जब तमाम इंतखाबात तमाम जमातों के मुताबिक धांधली के जरिए होते हैं, तो फिर ये जवाब तो पेश नहीं ना करना चाहिए। ये जवाब तो आपके गले पड़ सकता है। फिर गुफ्तगू इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह की अब आप कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, मैं हमेशा ओपन और ओपन माइंडेड होकर बात करता हूं। एक है इशू पॉलिटिकल स्टेटमेंट का, एक है एक्चुअल क्या है मशीन। जिस मशीन के लिए आप लड़ रहे हैं पहले बैठ के उसको देख तो लो। और मैं श्योर हूं कि हुकूमत के अरकान भी उसको देखेंगे तो अभी इस स्टेज पे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें वो सारा रिजल्ट नहीं है जो आप चाहते हैं, जिसकी जरूरत है आपको। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली रिजल्ट मिले तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, यू कांट हैव द इंस्टेंट रिजल्ट। फिर आपने बैलेट पेपर ही पे डिपेंड करना है, और जो बैलेट पेपर निकलता है उसकी सही जी आपको पता है कितनी देर जल्दी खत्म हो जाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसको पार्लियामेंट में लेके जाएं, बहस करें, बुलडोज न करें लॉ, जैसे बहुत से लॉ पहले बुलडोज हुए हैं। ये हमारे लिए और आने वाले वक्त के नस्लों के लिए जो कानून हम बुलडोज करके बना रहे हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आई होप द गवर्नमेंट। मलिक साहब, जरा इससे आगे निकल जाते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का कभी जिंदगी में इत्तेहाद हो सकता है? कभी ये दोनों सियासी जमातें आपस में मिलकर दुरुस्त फैसले कर सकती हैं? देखें जी, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये डे टू डे पॉलिटिक्स होती है। यू डोंट नो नेक्स्ट 2-3 डेज में या 2-3 महीनों में क्या फैसले होंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में जो एक एलिमेंट है प्रेफरेंस का और एलिमेंट है ज़ाहिर है अपनी सियासी पार्टी को आगे ले जाने का, और जो एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी जगह नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों पार्टी पहले ही मिली होती तो आज शायद ये हालात और सिनेरियो ना होता। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से सुलह भी हुई, दोस्ती भी हुई, फिर चलते चलते फिर रस्ते भी बिछड़ गए। और आज में जब मौलाना फजल रहमान साहब को बड़े जबरदस्त अंदाज से लय तय और बिल्कुल नगमानी अंदाज में बातें कर रहे थे वो आज, कि जैसे
मैं कहना नहीं चाहता, मेरे दोस्त भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन जिसने वो नकलें उतारे थे दूसरों की, अब कल को कोई दूसरे लोग भी नकलें उतारेंगे। हमें पॉलिटिक्स में डिसेंसी लानी चाहिए। मलिक साहब, आप कहते हैं कि डे टू डे वेरी करती है पॉलिटिक्स, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि रोज का मिलाप और कुछ दिन बाद जुदागाना हैसियत इख्तियार कर जाना ये आम आवाम पे भी ऐसे ही असर डालता होगा जैसा रहनुमाओं पे डालता है? तो ऑलरेडी डला हुआ आपके सामने, पीडीएम बनी, टूटी, पीडीएम में किसने तोड़ी वो भी आपको पता ही है। तो मैं ये समझता हूं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज सही मिच्योर्ड अंदाज से, मैं तो देख रहा हूं कि हमारी पॉलिटिक्स बहुत मिच्योर जा रही है, अगर आप मिच्योर्ड अंदाज से पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो उसका अल्टीमेट नुकसान उस सियासत का आवाम को होगा। ये बिल्कुल आप मलिक साहब आप वज़ीर दाखिला रहे, आपने पीपल्स पार्टी के लिए बेइंतहा काम किया, कई टूटे रिश्तों को जोड़ा, नाराज लोगों को मनाते रहे, डूबती हुकूमत को खड़ा करते रहे, दूरी क्यों बढ़ गई? पीपल्स पार्टी से दूरी क्यों बढ़ गई? आपकी तरफ से नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से दूरी क्यों बढ़ गई? मैं कंप्रेशन दूर कर दूं, गलत इंप्रेशन है। मेरी अपनी लीडरशिप के साथ किसी किस्म की दूरी नहीं है। लोगों को शायद ये शक हुआ कि मुझे सेनेट का इलेक्शन में टिकट नहीं दिया गया तो शायद मलिक साहब नाराज हो गए या पार्टी नाराज हो गई। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि 1.5 साल पहले से मुझे बिलावल साहब कह रहे थे कि इस दफा मलिक साहब आप जो MNA का इलेक्शन लड़ें, हमें आपकी जरूरत है नेशनल असेंबली में। बहरहाल जब ये टिकटों का वक्त आया तो मैंने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया कि आप जिसको देना चाहते हैं दें। मैंने ऑलरेडी 10 साल कर लिए, मैं मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, बड़ा पावरफुल पोजीशन पे रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई इतराज नहीं होगा। आप चेक कर लीजिएगा मिनट्स उठा के पिछली मीटिंग के जो हुए हमारी CEC के, मुझे बिलावल साहब ने कहा कि हम आपको इलेक्शन सिंध से लड़ा के नेशनल असेंबली में भी ले जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं बिलावल साहब, अभी मेरे को चंद महीने मुझे दे दें, मैं अभी नेशनल असेंबली में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कुछ लिखाई पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, पता आपको मेरी 5 बुकें आ चुकी हैं, 2 मेरी और आनी है नेक्स्ट 1 मंथ। तो मेरा इरादा था कि 1 दर्जन किताबें मैं वो लिख दूँ जाके, आने वाले वक्त में मैं अपनी नई नस्ल को बता सकूँ कि हमसे क्या गलत होता रहा और कहीं सही होता रहा और हमें क्या करने की जरूरत है। और वो लोग, वो चीजें जो पहले पर्दे में रही, उनको पर्दा उठाना उन पे बहुत जरूरी था। तो बहरहाल मेरी उन्होंने बात मानी, बल्कि मैं इस दफा भी जब CEC की मीटिंग हुई तो यही बात चली, तो मैंने यही कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आपको ना जरदारी साहब जरा थोड़े कभी कभी विटी होते हैं, वो कह रहे एक खास अंदाज से कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा मैं मान जाऊंगा, मैं सिर्फ अभी 3-4 महीने अपने लिए चाहता हूं, अपनी जात के लिए चाहता हूं, अपना काम करने के लिए चाहता हूं। तो मलिक साहब, पार्टी को भी तो जरूरत है ना। पार्टी इस वक्त पंजाब में रिवाइवल चाह रही है। पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए, सूरत हाल आपके सामने है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात का फ्रेमवर्क भी तरतीब दिया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि इधर पीपल्स पार्टी को काम करने के लिए पुराने साथियों की जरूरत है? मैं बिल्कुल आपसे मुतफिक हूं, लेकिन यह है कि मैं तो, मेरा डोमिसाइल जो है आपको पता सिंध का है। मेरी सियासत सारी की सारी जो शुरू भी हुई मोहतरमा के साथ वो सिंध से ही हुई। मेरी स्टूडेंट लाइफ भी, लीडरशिप सारी कराची यूनिवर्सिटी की है। तो ज़ाहिर है अगर किसी वक्त पे स्पेसिफिकली कोई मदद मेरी पार्टी मांगेगी तो मैं जरूर दूंगा। मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा और भी बड़े लायक लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पूरा करने दें। कुछ उनको अपने जौहर दिखाने देंगे कि जौहर कैसे होते हैं, काम क्या होता है, सियासत क्या होती है, सियासत को आगे कैसे ले जाना होता है। और आपको पता है सियासत पाकिस्तान में चलाने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, एक पैरामीटर नहीं है, बहुत से पैरामीटर हैं। वो पैरामीटर आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन पैरामीटर्स को संभालने के लिए आपके पास तजर्बे की जरूरत होनी चाहिए। मलिक साहब, आप किताबें लिख रहे हैं, बहुत से अहम राज हैं जो आप कहते हैं कि मैंने किताबों में लिखते जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि लोग जाने कि हमने गलत क्या किया, सही क्या किया। आज अपनी किताब का कोई ऐसी चीज़ हमें भी बता दें उस राज से, आपको लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आपका कोई ऐसी चीज माजी में कौन सी ऐसी गलती हुई जिसको आप लिखना चाह रहे हैं? देखिए, पहले मैं सिंध से शुरू करता हूं। हमारे से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आपने उस एक पर्टिकुलर फैक्शन को इज्जत उस अंदाज से नहीं दी जो आपको देना चाहिए थी। मेरा मतलब MQM का है। ये मैं शुरू के MQM की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग और जो भी आपके दूसरी फैक्शंस हैं उनको प्रेफर करेंगे तो फिर एक किस्म की हेट जरूर आती है। मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि मेरे कुछ क्लास फेलोज या मेरे उस वक्त के लोग जो मेरे दोस्त थे, हमारे साथ पढ़ते थे, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए और वो चपरासी लगे हुए थे, और दूसरी फैक्शन के लोग जो थे वहाँ पे ऑफिसर्स थे। तो ये चीज़ें डेफिनेटली नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए थी। ये क्या ऐसी नेगेटिविटी है जिसको हमने उसकी तवज्जो नहीं दी।
दूसरा सबसे बड़ा मसला जो एमक्यूएम पे किस तरह की तवज्जो देनी चाहिए थी, ये जरा क्लियर कर दें। क्या एमक्यूएम को ऑब्लाइज करना चाहिए था या एमक्यूएम के अंदर से गलत अनासर को निकाल के बाहर करना चाहिए था? नहीं, गलत अनासर तो हर जगह होते हैं, वो हमें भी हैं, आप में भी हैं, हर जगह हैं। तो गलत अनासर को काबू करने के लिए कानून होता है, उस कानून को पूरे तरीके से चलाना चाहिए, लेकिन किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बहुत बड़ी चीज को मैं चंद सेंटेंसेस में सम अप नहीं कर सकता। आप किसी न किसी बुक में इसका तस्करा मलिक साहब, आप माजी की बात कर रहे हैं, अभी हालिया इल्जामात लग रहे हैं पीपल्स पार्टी पे कि वो अंदरून सिंध को ऑब्लाइज कर रही है कराची के अंदर, और कराची के जो लोग हैं वो ऑब्लाइज नहीं हो रहे सरकारी नौकरियों पर। यह देखिए, बात सुने, पाकिस्तान का मसला है इस पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई नौकरी दे रहा है या नौकरी लेने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी आ जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम कानून का दामन ना छोड़े और अगर भर्तियों के तरीकेकार में जिसमें कानून का हर लिहाज से चीज को सामने रखते हुए चले, तो मेरा ले ना कोई सिंधी इतराज करेगा ना कोई उर्दू स्पीकिंग इतराज करेगा। लेकिन मेरी एक जरूर खुदारा एक ख्वाहिश भी होगी और अपील भी होगी उर्दू स्पीकिंग से भी और सिंधी स्पीकिंग से भी, गॉड सेव लिव टुगेदर, लर्न लिव टुगेदर। अब वक्त गुजर गया है, 70 साल से ऊपर हो गए हमें आजाद हुए हुए, हमें एक पाकिस्तान की हैसियत से सोचना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर बार बार दावे कर रहे हैं कि जो वो पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, कंटोनमेंट बोर्ड में जो हुआ पंजाब के अंदर आपके सामने है, तो आप क्या समझते हैं 2 साल भी नहीं रह गए इलेक्शन में, इन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब से सर्वाइव कर सकेगी? सर, बात यह है कि एक है दावा, एक है ऑन ग्राउंड क्या काम हुआ। मैं समझता हूं कि हमने बहुत काम किया, लेकिन पाकिस्तान की सियासत सिर्फ काम करने पर मबनी नहीं होती, आपको भी पता है। जब फैसले होते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितना जीतना है, कहाँ जीतना है, क्यों जीतना है, उसके लिए कुछ और महरक़ात होती है। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि जब आप अपने वर्कर को इग्नोर करें, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो नून हो या पीटीआई हो। आज वो पीटीआई जिसका नाम बहुत था, तूती बोलता था, आज लोग जिस अंदाज से आपने वीडियो देखी होंगी या जिस अंदाज से वो पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं लोग, वो भी आपके सामने है। तो लोगों की बड़े बड़े जो होते हैं उम्मीदें जो होती हैं, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर यही पीटीआई वाला हाथ होता है, और फिर यही हालात होते हैं कि पार्टी की जो एक वक्त होती है, पार्टी की पॉपुलर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। मलिक साहब, मैं आपसे बात करूंगा खित्ते की मजमूई सूरत हाल के हवाले से, बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। खारजा पॉलिसी पे भी आपकी गहरी नज़र रही, सिफारतकारी को भी आप बखूबी जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में अमन व इस्तेहकाम आएगा तो किस तरीके से आएगा, और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार अब तक जो रहा वो कितना काबिल तारीफ है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अभी तक जो कुछ किया इससे बढ़ के कर नहीं सकता था, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब क्योंकि आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते, आपको अमेरिका भी कह रहा है कि आप रिकॉग्नाइज ना करें। एक अच्छी बात आज हुई कि जो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हमें तालिबान से बात करनी होगी। अब 18 तारीख को गालबन या 19 तारीख को इस शंघाई कॉन्फ्रेंस है जो उनका है, उस पर ये मामला ला रहे हैं कि इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, हाउ शुड दी तालिबान बी डेल्ट। और मेरी तलाश जो अभी थोड़ी 1 घंटे पहले की थी कि जितने अपोजिशन के लीडर हैं अफगानिस्तान से जो कि पहले हुकूमत में थे, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो पहुंच चुके हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो वहाँ एक जोर शोर जरूर होगा, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान जितनी कोशिश कर रहा है, और हमारे बड़े सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स आज भी जो ऑफिसर हैं व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू इन रशिया, तो ये सारे कोशिश कर रहे हैं। देखनी बात ये है कि अमेरिका किस करवट अपना साफ करता है। क्या वो तालिबान का साथ देगा, क्या उनकी बात देगा उनको, या नहीं देगा? रहमान मलिक साहब, ज़रा एक और सवाल, सियासी सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र और बड़े गहरे लोगों में आप बैठते हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी आप देखते हैं इस साल में? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म नहीं हुए यहाँ पे, और वहाँ उनको कोई पुश नहीं करेगा, क्योंकि जिस मुल्क में अगर डेथ पेनल्टी हो तो यूके का लॉ ये है कि वो कभी भी उसको वहाँ डिपोर्ट या उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करते। हाँ, वो उस सूरत में हो सकते हैं कि अगर उनकी डील हो जाए
किसी अच्छी जगह डील हो जाए। डील होती नजर आ रही है, यही बात मैं कह रहा हूं हो जाए। मैं सस्पेक्ट नहीं, आप समझते हैं कि इन हालात में उनकी डील हो सकती है? लेकिन डीलें तो बड़ी ऐसी हो जाती हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था। आपने सोचा था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ एक टेबल पर बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करेंगे, ये और देखा था आपने कि मोहतरमा को अलाउ करेगा जनरल मुशर्रफ टू कम बैक टू पाकिस्तान। इस तरह बहुत से और से इंसिडेंट्स हैं जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वक्त और हालात बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक चीज मैं आपकी वसातत से अर्ज करूंगा, कानून लीग है, PPP है या आपकी PTI है, फॉर गॉड सेक पाकिस्तान को बचा ले। मैं बड़े दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, पाकिस्तान इस वक्त खतरे में गिरा हुआ है। पाकिस्तान में लेफ्ट भी खतरा, राइट भी खतरा, टॉप भी खतरा, लेकिन हम पाकिस्तान में दाएं बाएं इस वक्त खतरा है। और तमाम सियासी जमातों से आप अपील ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचा लें, अपने सियासी मफाद को बालाए ताक रखते हुए अवामी मफाद पे अगर तवज्जो दें तो बेहतरी का हल भी निकाला जा सकता है और लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद भी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरा लाहौर पर थे। बहुत अहम मुलाकातें की और अहम मुलाकातों में उन्होंने बहुत से लोगों को नई हिदायत भी जारी की हैं, सियासी तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर भी। मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और अब तक की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर आ रही है कि उन्होंने अहम मुलाकातों में सियासी और इंतज़ामी तौर पर ओहदेदारान को टास्क सौंपा है। क्या कोई तब्दीली मुतवक्के है या फिर बेहतरी मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पार्टी लीडर होने की हैसियत से, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से, वो जब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का दौरा करेंगे कि जहाँ पे उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, तो वो बेहतरी लाने की तवक्को के साथ और बेहतरी लाने की तवज्जो के साथ और बेहतरी लाने की नीयत के साथ ही करेंगे। और इंशाल्लाह उनके इस चेक एंड बैलेंस और उनकी इस कप्तानी के अंदर मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। और नई इंतज़ामिया IG और चीफ सेक्रेटरी जो आए हुए थे उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने अपना प्लान, अपना लाइन ऑफ एक्शन, अपना फ्यूचर की पूरी जनाब प्लान प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा है। और उसके अलावा भी लाहौर की तज़य्युन और आइश से लेके और बाकी भी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, तालीम और सेहत के मुख्तलिफ मामलात और बाकी इलेक्शन जो कंटोनमेंट बोर्ड का गुजरा है उसका ओवरव्यू, उसको ओवरलुक करने के लिए नताइज को, वो सारी मीटिंग्स की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। चौहान साहब, बिल्कुल आपने पंजाब में बहुत काम किया, पंजाब में आपके काम जो हैं बेइंतहा हैं, और जब आपने उस वक्त भी तर्जमानी की जब अभी काम शुरू नहीं हुए थे, अब तो काम हो गए हैं। इसके बावजूद तनकीद का जो है सिलसिला वो ख़त्म नहीं हो रहा और आवाम जो है वो उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है, इसमें आवाम को कौन सा ऐसा रिलीफ देने जा रही है कि आवाम को आप मुतमिन कर सकें? यार देखें, आवाम को चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं। आप कहते हैं ना तनकीद, तनकीद तो करना है। देखें, मीडिया का काम है तनकीद करना, अपोजिशन का काम है तनकीद करना। और अपोजिशन भी फिर आपको ऐसी मिले कि आपके अलावा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो कि एहतसाब के शिकंजे में आई हो, जिनकी करप्शन की दुम पे पाँव आया हो, तो फिर सारों ने मिल के जो गज़ल पढ़नी है, जो कवाली पढ़नी है, उसमें थोड़ी सी जान पैदा हो जाती है। तो जो मिल के जनाब तनकीद करते हैं, रोना रोते हैं, तो वो फिर हर किसी को नज़र आता है और फिर मीडिया भी उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है। अदरवाइज काम बड़े पुरसकून तरीके से, मैंने सिर्फ एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज से 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपैरिजन दिया था, नाम नहाद जो है वो कातिल आला का और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का 17,500 अरब रुपए की 10 सालों के अंदर इनके अपने ऑडिटर जनरल की इनके दौर के अंदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बेजलमेंट, करप्शन और जनाब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। 17,500 अरब ये तो है जो डॉक्यूमेंटेड है। ये तो वो है कि उस
जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। जो पसे दीवार है इससे कई 100 गुना ज्यादा करप्शन लूट मार के जनाब वो बाजार गर्म होते रहे। दूसरी तरफ मैंने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की 3 साल के दौर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सामने रखी थी, जो बिल्कुल 100% चौहान साहब एक अच्छी बात है कि करप्शन के घेरा तंग किया जा रहा है, मनतकी अंजाम तक केसेस पहुंचाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसको सराहते भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप आम आवाम पर बोझ भी तो देखिए ना। अब डॉलर की कीमत 4 माह के अरसे में 17 रुपए बढ़ जाती है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए मजीद इजाफा हो जाता है। महंगाई की शरह कम नहीं हो रही, वजीर खजाना भी इसका एतराफ करते हैं, तो आम आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? देखिए बात यह है, मैंने अभी आपके सामने जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की बात रखी, इनको 100% फ्री पंजाब की 11 करोड़ आवाम को जो है ना उनकी हेल्थ की जितनी इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज से लेके OPD से लेके बड़े बड़े ऑपरेशन तक, अगर वो फ्री हो जाएगी तो ये एक रिलीफ ही है ना। इस महंगाई से ये रिलीफ है ना। एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम के जितने जनाब सेक्शंस हैं, जितने आपके शोबे हैं, जितने जनाब किस्म के अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, किसी भी जना शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें जो अरबों रुपए की मालियत की आ रही है एहसास प्रोग्राम के तहत, वो भी महंगाई से रिलीफ का ही एक जनाब आप ये कह लें कि हल है ना। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हैं, तनख्वाहों का बढ़ना भी जो आप समझ लें कि महंगाई से रिलीफ है, और ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। खान साहब, आज मरियम साहिबा फिर दोबारा मंजर आम पे आई और आज उन्होंने बड़ी मीटिंग की, और मीटिंग में बड़े मियाँ साहब को भी लाइन पे लिया। बड़े मियाँ साहब 3 घंटे उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया और पूछा कि मैं अगर पाकिस्तान आता हूँ तो आप क्या करेंगे। तो कहते हैं जी, सब ने कहा कि मियाँ साहब जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तान आ जाएं, और मियाँ साहब ने वादा किया है कि वो इसी साल में पाकिस्तान होंगे, और जब वो पाकिस्तान होंगे तो ये हुकूमत नहीं होगी। खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। जिन्होंने भागना होता है ना वो वापस नहीं आते। जब ये चढ़ रहे थे ना जहाज की सीढ़ियों पे, सारी दुनिया ने देखा हिरन और गुलहरी की तरह जनाब ये भाग के ऊपर चढ़े थे। हिरन भी इतनी तेजी से नहीं चढ़ता है ना बुलंदी पे, गुलहरी भी इतनी तेजी से जो ना वो ऊपर चाय की तरफ नहीं चढ़ती जितनी तेजी से सुल्तान फखरुद्दीन और तुगलक नवाज शरीफ साहब चढ़े थे, ठीक है ना। तो ये अपने आप को जनाब नेल्सन मंडेला बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। ये है बुनियादी तौर पे ग्वाल मंडेला, ठीक है ना। और जिन्होंने सारी जिंदगी लूट मार के जरिए से ही अपनी जवानी, अपना जनाब अधेड़पन, अपना बढ़ापा और अपना जनाब सारा इक़्तिदार गुजारा हो, वो इस गलतफहमी से निकल आए, ठीक है ना। और बाकी 100 बिस्मिल्लाह वापस आए। हम तो कहते हैं अदालतों को अब मुंह दिखाओ। अदालतों को भी ज़लीलो खार किया, आवाम को भी किया, हुकूमत को भी जनाब आप झूठा वादा करके चले गए, है ना। तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ अपने ओहदेदारों को और वर्कर्स को लॉलीपॉप देने के लिए ये इस किस्म की टैक्टिक्स कर रहे हैं। बाकी एक बात तय है, नून लीग की सियासत है, मुस्लिम लीग की सियासत है, लेकिन आले शरीफ की सियासत इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में अब कोई नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने हमेशा ये गैर बतौर तर्जमान हुकूमत पंजाब नहीं, बतौर कारकुन तहरीक इंसाफ ये बताइएगा कि क्या कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में आप अपनी जमात या अपने इस इलेक्शन के रिजल्ट से मुतमिन हैं? पहली बात यह है कि 219 सीटों में से 63 सीटें तो हमने टिकट के साथ जीती। 38 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो PTI के थे, जिनमें से कुछ सीटों के ऊपर ओपन छोड़ दी गई थी सीटें, टिकट नहीं दिया गया था किसी को भी, और कुछ सीटों पे जो है वो नाराज कारकुन वो PTI के झंडा लेके इलेक्शन लड़ता रहे। तो ये 38 आप मिलाएं तो 102 के राउंड अबाउट जनाब 219 में से टोटल जो पूरे पाकिस्तान की हैं वो PTI की हैं। तो आप बताएं इसको आप शिकस्त कहेंगे कि इसको फतह कहेंगे? चौहान साहब चले इसी मंजरनामे पे आप क्या समझते हैं? एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दो यासिर मेरी बात कंप्लीट होने दो अभी। जी बोले। 2 शहरों के अंदर बैड परफॉर्मेंस आई है, 2 शहरों के अंदर, एक रावलपिंडी के अंदर और एक लाहौर के अंदर, ठीक है। उसमें इंडिजीनियसली मैं मानता हूं कि उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ नाकामियां हैं, टिकटों की तकसीम से लेके कैंडिडेट को चूज करने से लेके और बाकी मामला तक वो चेक एंड बैलेंस पार्टी के अंदर होगा। और इन 2 शहरों में से भी
असल शहर मैं समझता हूं पिंडी बनता है कि जहां पे आपकी सारी सीटें थी MNA MPA की, वहां से ये रिजल्ट। लाहौर का रिजल्ट तो थोड़ा सा बेहतर हो गया हमारा। लाहौर में तो इनके पास मैंडेट है सारा कौमी सूबाई असेंबली का, 95% तो इनके पास है, हमारे पास तो 5% है। तो उसके मुताबिक तो रिजल्ट जितना 5% का था अगर देखा जाए, लेकिन बहरहाल वो भी गलत है, उसका भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये 2 शहर है, बाकी गुजरावाला के अंदर इनको वॉश आउट किया, सियालकोट के अंदर इनको शिकस्त हुई, जेलम के अंदर इनको शिकस्त हुई, खारिया के अंदर इनको शिकस्त हुई, सरगोदा के अंदर इनको शिकस्त हुई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके 1-2 शहरों के अंदर हमें शिकस्त होगी, लेकिन ओवरऑल PTI इलेक्शन जीती है। चौहान साहब क्या समझते हैं इसी कंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज की बुनियाद पे अगर आप बल्दियाती इंतखाबात पे जाते हैं तो आपको समर ठीक मिलेगा? नहीं, बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, और इसमें कुछ थोड़ा सा अगर कोई कजी कमी कोताही रह गई है तो उसको ओवरकम करेंगे। असल में बुनियादी तौर पे मैं फर्क करता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से 40-42 साल से, हमारे में और नून लीग पीपल्स पार्टी में फ़र्क है। हम कानून के अलंबरदार लोग हैं, हमारे अहदेदार, हमारे MNA MPA, हमारे वर्कर, वरना तसव्वुर नहीं है ये 2 पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी हुकूमतें हों सूबाई और नीचे ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन ये हार जाए, तसव्वुर ही नहीं है। पिछला बल्दियाती इलेक्शन 2015 का दावे से कह रहा हूं, इन्होंने हर पंजाब के शहर के अंदर और स्पेशली लाहौर और रावलपिंडी के अंदर हर कैंडिडेट को 1000 से 2-2 बैलेट पेपर दिए थे। यानी अगर कंटोनमेंट इंतखाबात में नताइज तवक्को के बरअक्स आए हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ही जीत है। ये जमहूरी हुस्न है कि एक बरसरे इक्तदार पार्टी है, लेकिन मातहत होने वाले इंतखाबात के नताइज उनकी मंशा के मुताबिक नहीं आए। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दिगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिनका आज डेरा गाजी खान रीजन का इजलास था। उस इजलास में मरीम नवाज साहिबा तो मौजूद थीं, बेशतर रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ जो पार्टी सदर हैं वो मौजूद नहीं थे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज साहब वो मौजूद नहीं थे। मफाहमती ग्रुप का कोई एक शख्स भी मौजूद नहीं था। तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अपने कारकुनान को जवाब क्या देंगे, अवाम को जवाब क्या देंगे, और अगर इसी तरह की फूट पड़ी रही तो हुकूमत को टफ टाइम क्या देंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। सब नून लीग की अहम बैठक, बड़े मियाँ साहब 3 घंटे बातचीत करते रहे, छोटे मियाँ साहब आए नहीं। देखें कैसा चकमा दिया इन्होंने यासर, यही तो चीज़ है। क्या कमाल चकमा दिया इन्होंने, और क्या कमाल गेम खेलते रहे मीडिया के साथ भी, क्या कमाल की गेम खेलते रहे सबके साथ भी, बल्कि इदारों के साथ भी, बहुत से इदारों के साथ ये गेम खेलते रहे। शहबाज शरीफ साहब वहीं पे मौजूद थे, वहीं पे मैं कह रहा हूँ इजलास से पहले शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय होने के बाद मरीम मीटिंग में आगे, शहबाज साहब मीटिंग में आए, और यही तासर दिया गया कि मैं मीटिंग में यही कहा जाएगा मैं कहीं था, मैं इसलिए नहीं आया। वहीं पे थे, लोकेशन चेक कर लें, मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूँ, बिल्कुल कन्फर्म। उसके बाद क्या होता है कि जनाब वहाँ पर बेसिक ये मीटिंग थी, नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ साहब ने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने थे, और छोटे भाई चाहते थे मेरे गले ना पड़े वो, लेकिन वो ये भी चाहते थे ये सारा कुछ होता भी रहे। जो आपने कहा ना कि ना सामने आते ना छुपते हैं, ये पूरी एक प्लानिंग के तहत हुई। अब वहाँ पर जो मीटिंग हुई इसके अंदर का हाल मुझसे पूछ लें। मीटिंग का मसला ये था कि बेटी कहती है कि जनाब मियाँ साहब को पाकिस्तान इसी साल आना चाहिए, और मियाँ साहब को आने से पहले अब मैं तसल्ली करूँगी कि क्या ये तो नहीं होगा कि मियाँ साहब लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे और काफ़िला जो है उनका वो जुलूस जो है वो मार रोड पे ही रहे, और कितने लोग हैं जो इस हवाले से बाहर निकल सकते हैं, कितने लोग हैं जो इस कैंपेन को बना सकते हैं। तो चचा ने कहा जी आप बिल्कुल करो, मैं समझूंगा कि यही कहा जाएगा कि मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन आप करती जाओ, मैं आपके साथ हूँ। यानी अंदर से ये सारी एक प्लानिंग थी। अब उस मीटिंग में पूछा गया, पहले मियाँ साहब की खिताब हुआ, लंबा चौड़ा मीटिंग में रहे, फिर पूछा गया जी आपने आना, सब ने कहा मियाँ साहब फौरी आ जाओ, जितनी जल्दी होता है आ जाएं।
हम लाखों की तादाद में एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे, कोई आपको पकड़ने आएगा, हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे, आप आ जाए सारी गेम उलट जाएगी, आप आ जाए सारी मूवमेंट बन जाएगी। तो फिर फैसला हुआ कि पहले आप पाकिस्तान में फ़ज़ा कायम करें और नून लीग अकेले मुजाहरे शुरू करें हुकूमत के ख़िलाफ़, और हर मुजाहरे में ये तासर दिया जाए, सोशल मीडिया पे चलाया जाए कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये लफ्ज़ अल्फाज होंगे और अपने दौर की कीमतें जो हैं वो रखी जाएं, फिर कहा जाए कि मियाँ साहब का दौर ही ठीक था। तो इसका मतलब फिर ये कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने बात यूं ही नहीं की? नहीं, वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने बात यूं ही की थी। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या, छोटे मियाँ साहब जो हैं अब वो पीछे रह के छुप कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े मियाँ साहब सामने आ गए हैं, बेटी सामने है, छोटे मियाँ साहब छुप कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रास्ता बनता है नहीं बनता, रास्ता बनने में क्या रुकावट है, रास्ता किस तरीके से बनेगा, इस पे काम हो रहा है। लेकिन आज जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे आज क्या उन्होंने फिक्रा कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी, मैं बस पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अब पाकिस्तान से दूर कोई नहीं रख सकता, तो आ जाएं। लेकिन साथ में उसके बाद, उस मीटिंग के बाद दोनों भाइयों में मीटिंग हुई, फ़ोन पे गुफ्तगू बड़ी डिटेल हुई, और उस गुफ्तगू के दौरान 4 बड़े अहम लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। और उसमें फिर ये डिसाइड हुआ कि जनाब हम पहले रास्ता बना लें, थोड़ा सा माहौल ऐसा बना लें कि अगर आप आगे गिरफ़्तार भी होते हैं तो गिरफ़्तारी लंबी चोरी ना हो, उसके बाद जल्द रहाई भी हो जाए। लंबी जेल नहीं ना कटी जाती, चाहे मुशर्रफ का दौर हो चाहे ये दौर हो। तो ये सारे मामले तय हुए। यासर उस मामला के बाद अब एक इजलास, हर दूसरे दिन एक इजलास हुआ करेगा। किसी इजलास में मियाँ शहबाज साहब बैठ जाएंगे, किसी में नहीं बैठेंगे, और तासर किसी ये जगह ये दिया जाएगा कि जनाब मैं तो बिल्कुल। इस तासर का फ़ायदा क्या होगा? इस तासर का फ़ायदा देने का ये कोशिश की जाएगी कि जो रास्ता मिल रहा है ना, उस रास्ते को ले लिया जाए। अगर कुछ मिल सकता है तो वो हासिल कर लिया जाए और बड़े मियाँ साहब के लिए कोई रास्ता बना लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं ना हो सकता, आप जितना मर्ज़ी कह ले कि नेटवर्क तब्दील हो गया है, सिम चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। आप पता लग जाता है, अगर मेरे पास ये इतला आ गई है, अगर बाकी लोगों के पास ये इतला है, तो किस तरह हो सकता है कि जहाँ पर वो झूठ बोलते हैं वहाँ पर इतला ना हो। ये मैं आपको बिल्कुल वो बात कह रहा हूँ कि जो मुसद्दक़ा बात है, बिल्कुल मुसद्दक़ा बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जितना मर्ज़ी कहें कि जी वहाँ पे नहीं थे, भाई जिन लोगों ने देखा वो कह रहे हैं कि हमने मुलाकात होते देखी, जिन लोगों ने गुफ्तगू के में शरीक ने, उन्होंने मुझे खुद इकरार किया जी हम गुफ्तगू में शरीक रहे। और ये अभी तक मुझे एक बात तो बताएं, ये क्यों नहीं आई कि जनाब वो इस इजलास से लातल्की का इजहार करते हैं? आया किसी तरफ से? नहीं, ये नहीं आया। उनका ये मानना है कि ये पहले से ये ऐलान कर दिया गया था कि वो इजलास में नहीं आएंगे। तो इजलास वो कहीं दूर तो नहीं थे, वो किसी और दूसरे शहर में भी नहीं थे, वो किसी दूसरे मोहल्ले में भी नहीं थे, मैं ये भी आपको पास थे, उससे पहले मुलाकात हुई। मैं बता रहा हूँ ये सब एक प्लान है और प्लानिंग के तहत किया गया है। मियाँ साहब को पाकिस्तान लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं कि किसी तरीके से मौजूदा हालात में मियाँ साहब को पाकिस्तान लाया जाए। उनके जहन में है कि कंटोनमेंट बोर्ड में हमें बड़ी अच्छी पोजीशन मिली है, उनके जहन में है कि जनाब पेट्रोल चीज़ें महंगी होने से हमें बहुत लोग हमें बड़ा पसंद कर रहे हैं और लोग जो है उनको याद आ रही है, और जब मियाँ साहब आएंगे तो लोग इतने ज़्यादा निकलेंगे कि मुस्लिम लीग नून की एक मूव बन जाएगी और मजबूरन फिर जो है मियाँ साहब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जो है अवामी प्रेशर से कार्रवाइयों को, अदालती फैसलों को वो ख़राब करने की, अपने हक में करने की कोशिश करेंगे। ये इस पर अब काम शुरू हो गया। आप ऐसे तो नहीं, मरियम साहबा ने कहा जी मैं अपना वकील तब्दील करना चाहती हूँ। क्यों तब्दील करना चाहती थी? वही वकील जिसने सारे केस लड़े। आप तारीख ले लेते। अब ये सारा कुछ जो है ना एक मूव बनाएंगी, मूवमेंट बनाने के बाद जो है वो फिर ये जगह, और आपको ये भी एक ब्रेकिंग दे दूँ, अभी मियाँ साहब तो नहीं आ रहे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मियाँ साहब के आने की बाज़ाब्ता जो है वो चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी जाएगी। बाज़ाब्ता 4-6 मीटिंग्स के बाद अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि मियाँ साहब इस तारीख को आ रहे हैं। उस तारीख तक अगर रास्ता साफ़ हो गया तो मियाँ साहब लैंडिंग हो जाएगी, अगर रास्ता साफ ना हुआ तो तबीयत खराब हो जाएगी, बिगड़ सकती है। हाँ, तबीयत बिगड़ तो एक आखिरी सवाल, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इंतखाब से क्या उम्मीद है? बल्दियाती इंतखाब मुस्लिम लीग नून नहीं जीतेगी। पंजाब? चले मैं आपको पंजाब, मैं बिल्कुल पंजाब। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन और आम बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है। और मैं आपको ये एक बड़ी खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ अब उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी जिस तरह इक़्तिदार में रहने वाली जमातों को इलेक्शन लड़ना चाहिए।
जिस तरह फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने भी इशारा दिया कि जिस तरह इक़्तिदार में रहने वाली जमातों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, या इक़्तिदार में रहने वाली जमातें जिस तरह इलेक्शन लड़ती हैं, तहरीक इंसाफ उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी और इसके लिए तहरीक इंसाफ की तैयारी है। और आज से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से यूनियन कौंसिल की सतह पर तहरीक इंसाफ के जो मुकामी लोग हैं उनको बड़ा बाइख्तियार कर दिया जाएगा। देखते हैं सियासी हवा किस कदर तेज चलती है, इसको बहा ले जाती है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।